गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपने इस प्रेजेंट वीडियो में आप लोगों के साथ प्लस 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इजी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं अपने इस प्रेजेंट वीडियो में ना सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग, इसके टाइप्स, बल्कि जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं इन सबको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग बताऊं, जान लेते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। ये 4 सेक्टर हैं: प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। अब आप में से जिन बच्चों ने नेशनल इनकम का टॉपिक किया है और नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड किया है, वो भली भांति जानते होंगे कि 4 चीजों को ऐड करके जीडीपी एट एमपी बनता है। वो 4 चीजें हैं: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर है; गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर; नेट एक्सपोर्ट, एक्सटर्नल सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन सेक्टर। ये वहां से कोरिलेट होता है। इन 4 सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को प्लस करके ही हमारा जीडीपी बनता है। एनीवेज, वो एक सेपरेट कंसर्न है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस करना है। मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, जो कि आपके सामने ये स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम सिर्फ 2 ही सेक्टर्स में डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। ये है हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से काम करता है, आप जरा इस चीज को देखिए, इस डायग्राम को देखिए। प्रोडक्शन सेक्टर को, फर्म को कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर की हेल्प की जरूरत है। हम लोग यहां पर जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड से ही मैनेजर्स जाते हैं, हम ही लोग यहां पे जाकर लेबर का काम करते हैं, इनको लैंड देते हैं रेंट पे। बदले में प्रोडक्शन सेक्टर हमें पेमेंट करेगा, जिसे हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। हमने प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में प्रोडक्शन सेक्टर ने हमें फैक्टर पेमेंट कर दिया। अब क्योंकि हमारी जेब में पैसा आ गया है, तो हम कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। जब तक पैसा नहीं था हम चुप बैठे थे, बट हमने काम किया, पैसा कमाया, तो हमने प्रोडक्शन सेक्टर की प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, तो बदले में हम इनको कुछ पेमेंट भी करेंगे, जो कि ये पेमेंट रिसीट कहलाता है। तो एक तरफ तो हमने प्रोडक्शन सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, जिसके बदले में हमारे पास पैसा आया, और इसी पैसे से प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस की गुड्स एंड सर्विसेज को हमने परचेज किया और हमने बदले में पेमेंट की। तो प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में 2 तरह की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं नॉमिनल ट्रांजैक्शंस एंड रियल ट्रांजैक्शंस। नॉमिनल ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी बोला जा सकता है, एंड रियल ट्रांजैक्शंस को नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी बोला जा सकता है। और यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 2 टाइप्स हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मॉनेटरी फ्लो एंड नॉन मॉनेटरी फ्लो। अब आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम तो पूछा ही जा सकता है, साथ ही आपको इसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं। अगर हमसे मनी फ्लो के बारे में पूछा जाता है, तो मनी फ्लो की डेफिनेशन हमारी विद डायग्राम क्या रहने वाली है? मनी फ्लो की डेफिनेशन विद डायग्राम जो रहेगी, मनी फ्लो ट्रांजैक्शन है फैक्टर पेमेंट का प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को, एंड हाउस होल्ड सेक्टर जो मनी पे कर रहा है प्रोडक्शन सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट रिसीट इन टर्म्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड। तो ये जो मनी फ्लो हो रही है 2 सेक्टर्स के बीच में, इसको हम मॉनेटरी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो बोलेंगे। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्शन सेक्टर हमें फैक्टर पेमेंट देगा और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को पेमेंट रिसीट देगा गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने परचेज करी।
तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्लो है नॉन मॉनेटरी फ्लो, रियल फ्लो। रियल फ्लो के अंदर पैसा इंक्लूड नहीं है। क्या होगा इसके अंदर? हम प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, मैनेजरियल सर्विस दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं जिसपे वो काम कर पाएगा, और प्रोडक्शन सेक्टर हमें जीने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इन दो ट्रांजैक्शंस के अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। देन हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रही है, हम इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ के फायदा क्या क्या सीख रहे हैं? तो सबसे पहला हम सीख रहे हैं इंटरडिपेंडेंस। प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है एंड हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे, जरा जानते हैं। हम हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर दो कारणों से डिपेंडेंट है। एक, प्रोडक्शन सेक्टर हमें इंप्लॉयमेंट देता है, दूसरा, जीने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए प्रोडक्शन सेक्टर हमें प्रोवाइड करवाएगा। दोस्तों, प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट है दो कारणों से, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है उसके लिए फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड सेक्टर ही प्रोवाइड करेगा, और प्रोडक्शन सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उसको परचेज भी हाउस होल्ड सेक्टर ही करेगा। सेकेंडली, नेशनल इनकम अगर देश की जनरेट करनी हो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रूव्स टू बी यूजफुल। कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यूजफुल है। कैसे? अगेन मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने नेशनल इनकम पढ़ ली है या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है, नेशनल इनकम में हम देखेंगे तीन मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन तीनों मेथड पे खरे उतरता है। अब वैल्यू एडेड मेथड ने हमें नेशनल इनकम में सिखाया था कि जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उसकी मार्केट वैल्यू को उठा लो, वो देश की इनकम बन जाएगी। तो सर्कुलर फ्लो के अंदर भी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, सर्कुलर फ्लो में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसकी मार्केट वैल्यू उठाते हैं जो देश की इनकम बन जाएगी। देन सेकंड है इनकम मेथड। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड से भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। देखते हैं, अभी मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखाया था। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है कि प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस दिए, ये हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है, और हाउस होल्ड ने प्रोडक्शन सेक्टर को पेमेंट रसीद दिया, ये प्रोडक्शन सेक्टर की इनकम है। इस इनकम को प्लस कर दो, देश की इनकम बन गई। देन थर्ड इंटरडिपेंडेंस है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के लॉजिक को अगर समझे, एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम होता है, तो सारे खर्चे प्लस कर दो, कंट्री की इनकम आ जाएगी। तो कौन से खर्चे प्लस करें? फैक्टर पेमेंट जो कि प्रोडक्शन सेक्टर का एक्सपेंडिचर है, ये हाउस होल्ड की इनकम बनता है। पेमेंट रिसीट जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्शन की इनकम बनता है। तो उन्हीं दो इनकम को प्लस कर देते हैं, कंट्री की इनकम बन जाती है। आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन है थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कौन से हैं थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सबसे पहला है प्रोडक्शन फेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो इनकम जनरेट होगी, इसे जनरेशन ऑफ इनकम बोलते हैं, और यह वैल्यू एडेड मेथड के बराबर है। जब प्रोड्यूसर ने, प्रोडक्शन सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसने यूज किए हैं उनको पेमेंट भी तो करनी है। यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो कि इनकम मेथड के बराबर है। अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा मिल गया, वो पैसा खर्च भी तो करेंगे, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर फेज, ये एक्सपेंडिचर मेथड के बराबर है। तो दोस्तों, थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम are nothing but they are representing three methods to calculate national income. Value added method, which is generation of income,
income method which is distribution of income, disposition method which is expenditure method. आगे चलते हैं. आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज बेस्ड ऑन द एक्सिम दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम. मींस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक लॉजिक के ऊपर बेस्ड है कि एक का खर्चा, एक इंसान का खर्चा, एक सेक्टर का खर्चा दूसरे सेक्टर या दूसरे इंसान की इनकम होगा. परफेक्ट, अग्री, बिल्कुल अग्री करते हैं. अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको दिखाया था. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फैक्टर पेमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर विच becomes income of household sector. Then payment receipt for goods and services is expenditure of household sector which becomes income of production sector. So बात बिल्कुल सही है. एक सेक्टर का खर्चा दूसरे सेक्टर की इनकम है. बात बिल्कुल सेम है कि आप मेरी दुकान पे आते हो, मेरी दुकान पे आके 100 रुपया खर्च करते हो, आपका 100 रुपया का खर्चा वो मेरी इनकम हो जाता है. आप मेरी दुकान पे ज्यादा खर्च करोगे तो मेरी इनकम ज्यादा हो जाएगी. एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम जरूर होता है. यही ये क्वेश्चन बोल रहा है. चलिए आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाई फ्लो ऑफ इनकम इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो. सर्कल को जरा इमेजिन करें. क्या सर्कल का आपको कोई स्टार्ट या कोई एंड पॉइंट दिख रहा है? नहीं, ना तो कोई स्टार्ट पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है. ठीक इसी तरह फ्लो ऑफ इनकम को सर्कुलर फ्लो इसलिए बोला गया क्योंकि ये फ्लो कभी खत्म नहीं होता. कहा गया है एवरी फ्लो गिव्स राइज टू दी अदर फ्लो. कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं. आप मेरे कोचिंग सेंटर पे आते हैं, आप कहते हैं सर ट्यूशन लगानी है. तो आपने रियल फ्लो जनरेट किया क्योंकि आपने सर्विस की डिमांड करी, पैसे की डिमांड नहीं करी. जब आपने रियल फ्लो जनरेट किया तो ऑब्वियस है कि आपको फी पे करनी पड़ेगी और मैं फी एक्सपेक्ट कर रहा हूं. इस रियल फ्लो के बदले में मनी फ्लो आएगा ही आएगा. आप मुझे पैसा दे रहे हैं क्योंकि आपने रियल फ्लो जनरेट किया था, तो इस वजह से मनी फ्लो जनरेट हो गया, पैसा आ गया. अब मेरी जेब में जब पैसा आएगा तो ये नहीं रुकेगा. मैं भी कहीं आगे जाऊंगा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करूंगा इस पैसे के बेस पे. तो मेरे इस मनी फ्लो ने रियल फ्लो जनरेट किया. अब जिस दुकान पे जाके मैंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी, डिमांड करी, तो मैं उसको पेमेंट करूंगा. इस रियल फ्लो ने मनी फ्लो दोबारा जनरेट किया. So every real flow generates money flow and every money flow generates real flow. इसलिए ये ट्रांजैक्शन कभी खत्म नहीं होगी और ये फ्लो ऑफ इनकम कभी एंड नहीं होगा. इसीलिए इसे सर्कुलर फ्लो बोलते हैं. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज किसी भी इकोनॉमी में खत्म नहीं होती हैं दोस्तों. चलिए आगे चलते हैं. अगला है डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेयर डिस्ट्रप्शन इन रियल फ्लो अफेक्ट मनी फ्लो इन द इकोनॉमी. एक ऐसा फ्लो इमेजिन करिए, डिस्क्राइब कीजिए जहां पे रियल फ्लो के अंदर डिस्ट्रप्शन आती है तो मनी फ्लो भी अफेक्ट हो जाएगा. इमेजिन करके देखें, देयर इज सिचुएशन ऑफ फ्लड. तो जनाब फ्लड की सिचुएशन है. फ्लड की सिचुएशन से किसानों की जो क्रॉप है वो डैमेज हो गई. अब किसानों की क्रॉप डैमेज हो गई है तो मार्केट में सप्लाई कम करेंगे, रियल फ्लो डिस्टर्ब हो गया. अब क्योंकि वो सप्लाई कम करेंगे मार्केट के अंदर, रियल फ्लो रिड्यूस हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो इसकी वजह से उनको पैसा भी कम मिलेगा, मनी भी कम आएगी उनके पास क्योंकि उनकी प्रोडक्शन तो डैमेज हो गई. जो बची खुची है वो बेच के, अगर नहीं बची तो फिर आएगा भी नहीं मनी फ्लो. थोड़ी बची खुची है, थोड़ा बेचेंगे, थोड़ा पैसा आएगा. अब जब थोड़ा पैसा आएगा, मनी फ्लो आएगा, तो फिर अल्टीमेटली कम पैसा आएगा तो रियल फ्लो भी कम ही जनरेट होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था. तो डिस्ट्रप्शन इन रियल फ्लो विल डेफिनेटली जनरेट मनी फ्लो बिकॉज मेरे पास आज की तारीख में अगर स्टूडेंट नहीं आते, रियल फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है, तो मेरा मनी फ्लो भी जनरेट नहीं होगा. मेरे पास पैसा कहां से आएगा जब स्टूडेंट नहीं आया. तो आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन मिल्क प्राइस ऑन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. क्वेश्चन है मिल्क का प्राइस बढ़ गया, मनी फ्लो पे क्या इंपैक्ट आएगा और रियल फ्लो पे क्या इंपैक्ट आएगा. मेरा मानना है मनी फ्लो बढ़ जाएगा.
पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा अब लोगों को। अब लोगों को पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है तो फिर वो ज्यादा सामान नहीं खरीद पाएंगे, उनकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो क्योंकि मनी फ्लो ज्यादा जनरेट करना पड़ रहा है, दूध महंगा हो गया, हम कम दूध खरीदेंगे, इस केस में रियल फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, मनी फ्लो बढ़ जाएगा दोस्तों। ये जो मैंने आप लोगों के साथ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में ट्रांजैक्शंस डिस्कस करी, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, आई बिलीव ये आपको जरूर समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।